तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। तो आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस। हाँ सर, हमें पता है, थंबनेल देख लिया था, उसी को देख के हमने ये वीडियो स्टार्ट किया है। आप आगे पढ़ाना शुरू कीजिए। हाँ पढ़ा रहा हूँ बच्चों, आगे चलो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस कितनी इंपॉर्टेंट है। भाई साहब, जिस किसी भी बंदे को अगर पता नहीं हो, जो 11th का न्यू बच्चा है, उसको अगर पता नहीं होता है कि भाई साहब ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आप एक छोटा सा काम करना, प्रीवियस ईयर के ऑर्गेनिक के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। उसमें आपको हर साल 1 या 2 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन से जरूर मिलेगा। अब आप लोग समझ सकते हो कि ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस कितनी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस भाई साहब, मान लो कि 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो 8 नंबर आपके पक्के। तो आप फ्री फोकट के बैठे बैठे 4-5 लेक्चर में 8 नंबर तो पक्के करो, और ट्रिक के साथ याद करवाना वो गारंटी मेरी, उसको आप छोड़ दो मेरे ऊपर। आपको तो बस ये करना, आप कोई छोटा मोटा कोई भी काम करो, जैसे सुबह उठ गए, उठने के बाद एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करते करते जो मैंने लिखवा दी नेम रिएक्शंस, वो आप उनको बार बार रिकॉल करो। कोई भी काम कर रहे हो, जैसे बाजार जा रहे हो बाइक पे, तो उस टाइम आप उस मतलब नेम रिएक्शन को रिकॉल करो। जब तक आपका नीट का पेपर नहीं हो जाता, उससे पहले आप 100-200 बार उसको रिकॉल कर लो। कोई माई का लाल नहीं, आपको जिंदगी भर उनको बुला सकता है। तो आपको करना है क्या है, बार बार रिकॉलेशन करना है। जो भी नेम रिएक्शंस में लिखवा देता हूं उनका रिकॉलेशन कर लो। आपके नीट में 2 क्वेश्चंस तो जो नेम रिएक्शंस आने वो पक्का सही होने, ठीक है। तो अब इसके बाद में अपन कंटिन्यू करेंगे। आप सबको जैसा कि पता है कि नेम रिएक्शन लगभग 40 या 50 है, उसको अपन 10-10 के स्लॉट में कवर करेंगे। 4 या 5 लेक्चर में पूरी नेम रिएक्शंस कवर कर लेंगे, और वो भी विद ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर पहली अपनी नेम रिएक्शन के साथ। और अपनी पहली नेम रिएक्शन है भाई साहब सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। अब भाई साहब आपको ये हेडिंग देखते पता लग जाना चाहिए सोडा कहां से आया, लाइम कहां से आया, और अपन को क्या क्या इससे मतलब लिंकेज करना चाहिए। अब सोडा तो आपको पता है, सोडा आ गया सोडियम से। सोडा कहां से आ गया, सोडियम से। सोडा सोडियम से। लाइम कहां से आ गया, क्विक लाइम से। क्विक लाइम से। अब ये मैंने क्यों लिखवाया पहले, अब यहाँ पे बताता हूँ क्यों लिखवाया। वैसे अब NaOH इसको अपन बोलते हैं सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HYDRO हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और CaO होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको अपन कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और इसका जो नाम होता है भाई साहब वो होता है क्विक लाइम। क्या होता है, क्विक लाइम। अब नीचे लिख देता हूँ, चलो ठीक है। देखो CaO को अपन बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक का मतलब हाथों हाथ, क्विक लाइम। एक होता है लाइम वाटर, ये होता है CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं लाइम वाटर, लाइम वाटर। और एक होता है CaCO3, CaCO3 लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, मकराना का मार्बल, ठीक है। तो भाई साहब ये तो होगी कुछ बातें लाइम के रिलेटेड। अब अपन ने बात की थी भाई साहब जो सोडियम है वो तो सोडियम से, सोडा है वो तो सोडियम से आ गया, और लाइम है वो क्विक लाइम से आ गया। क्विक लाइम को इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, को अपन क्विक लाइम बोलते हैं। तो अपन को नाम में पता चल रहा है भाई साहब, जो पहले नेम रिएक्शन की अपन हेडिंग लिखी है उसमें अपन को पता चल रहा है कि सोडियम तो सोडा तो आ गया सोडियम से, लाइम आ गया क्विक लाइम से। अब डी का मतलब होता है, डी का मतलब होता है हटाना। किसी भी मतलब अगर रिएक्शन को रिएक्ट करवाने के बाद कुछ भी हटता है ना, उसको बोलते हैं डी, आगे डी लगा देते हैं। अब डी कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव करना है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड किसका हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि हाइड्रोजन का ही हो, हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड हो, जरूरी थोड़ी हाइड्रोजन की हमेशा। अपन किसी अदर मेटल का भी लिख सकते हैं। इस केस में अपने पास जो निकल जाएगा वो निकलेगा सोडियम का, सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाएगा। तो चलिए अपन आगे बातें करते हैं। अब जैसा कि अपन ने हेडिंग से देखा था, अब उसको अप्लाई करके देखते हैं। अब आपको पता है जो ये मैंने लिखा है रिएक्टेंट, ये जो आगे होता है ना भाई साहब इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जो पीछे अपने पास निकल गया था उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और जो बीच में ये जो कुछ दिख रहा है एरो के ऊपर इसको बोलते हैं रिएजेंट्स। ये जो अपने जो रिएक्शन करवाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब ये भाई साहब रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट में कुछ अजीब अजीब दिख रहा है। ये सबसे पहले आर दिख रहा है, आर को तो अपन बोलते हैं कार्बन चेन, कार्बन चेन। ये कार्बन चेन एक कार्बन की भी हो सकती है, 50 कार्बन की भी हो सकती है, और 100 कार्बन की भी हो सकती है। कितनी भी लंबी हो सकती है, अपन को उससे कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद में दिख रहा है सी डबल बॉन्ड ओ। अब ये होता है भाई साहब फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है, फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप।
अब आप जब ऑर्गेनिक शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको थोड़े बहुत नेमिंग के बारे में समझा दिया जाएगा, फिर उसके बाद में आप एंटर करोगे फंक्शनल ग्रुप में। फंक्शनल ग्रुप में जैसे एंटर करोगे आप वहां पे देखोगे भाई साहब प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे। सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर सल्फोनिक एसिड की, ऐसे ऐसे करते करते आप जैसे जैसे जाओगे अल्कोहल, फिनोल, ईथर वगैरह उन सब की वो आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखोगे। उसमें सबसे जो ऊपर टॉप मोस्ट होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पीछे दिख रहा है आपको Na, Na का मतलब होता है ये एलिमेंट होता है, वैसा एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं सोडियम, ठीक है, सोडियम Na को, ठीक है। अब अपन क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को क्या लिखेंगे, रिएजेंट पूरे का नाम लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, अपन इसको लिखेंगे सोडियम, सोडियम सोल्ट, सोल्ट ऑफ ऑफ कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये मैंने ऐसा क्यों लिखा भाई साहब, सोडियम तो Na की वजह से लिख दिया, सोल्ट, सोल्ट कैसे लिखा है, अगर एक की अगर रिएक्टेंट में प्लस और माइनस आ जाए तो इसका मतलब वो सोल्ट है, इसमें माइनस भी आ रहा है प्लस भी आ रहा है तो ये हो गया सोल्ट। सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा भाई साहब, ये जो सी डबल बॉन्ड ओ माइनस लिख रहा है ना, इसको अपन फंक्शनल ग्रुप के नाम पर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, इसीलिए अपन लिख दिया सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो पूरा रिएजेंट हो नहीं मतलब रिएक्टेंट हो गया। अब रिएक्टेंट के ऊपर रिएजेंट कौन सा लिया अपन ने, रिएजेंट लिया NaOH रेशियो CaO। NaOH को अपन ने बोल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaO को बोल दिया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अपन ने डिस्कस किया था वो था क्विक लाइन, क्विक मतलब हाथों हाथ झटपट काम। उसी को अगर हीट के साथ दिया, अगर ऐसा सिंबल बना हुआ होता है ना भाई साहब तीन कोने का ट्राइंगल की तरह, तो इसको अपन बोलते हैं हीट, ठीक है, ठीक है बच्चों। जैसे जैसे अपन ने हीट प्रोवाइड करवाई, हीट प्रोवाइड करवाते क्या होगा भाई साहब, एक तो बन जाएगा अपने पास एल्केन। एल्केन बोले तो जो आर ग्रुप था ना भाई साहब, आर ग्रुप की जो चेन होती है ना वो पूरी की पूरी अपन को मिल जाएगी, वो भी मिलेगी एल्केन में, एल्कीन में नहीं मिलेगी, एल्केन में मिलेगी अपन को, ठीक है। और पीछे बचेगा सोडियम सोल्ट ऑफ किसका, सोडियम सोल्ट नहीं बचेगा, पीछे बचेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ना, ये बच गया सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड बच गया, किसका बच गया, सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड Na2CO3, ठीक है, सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड बच गया। और इसके साथ साथ अगर अपन इसको आगे हीट करेंगे तो अपन को रिमूवल ऑफ CO2 मतलब CO2 इसमें से निकल जाएगी। अब बात करते हैं भाई साहब, इसमें मेन 2 पॉइंट लिख लेते हैं अपन। इसमें था प्रोडक्ट हैज 1 कार्बन एटम लेस। अब ये क्या माजरा है भाई साहब, अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के अंदर आर भी दिख रहा है, आर के साथ एक जुड़ा हुआ सी दिख रहा है, सी बोले तो कार्बन, ये कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड का। जैसे ही आप प्रोडक्ट की तरफ स्विच करते हो तो आपको ओनली एंड ओनली फॉर आर बोले तो कार्बन की चेन दिखती है, लेकिन उसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन था वो आपको नहीं दिख रहा है, वो उससे डिटेच हो गया। डिटेच मतलब छूट गया, झूठी थी वादे थे रे, झूठी थी किस्में सारी, वो छोड़ के चली गई अब रहो अब कुंवारे सारी उम्र, वही बात है, ठीक है। अब ये छोड़ के चली गई भाई साहब, अगर ये छोड़ के चला गया कार्बन, कार्बन छोड़ के चला गया तो एक कार्बन हो गया कम, बे कार्बन कम होगा, वही बात लिखी है यहाँ पे, प्रोडक्ट हैज 1 कार्बन एटम लेस, इसमें एक कार्बन एटम लेस हो गया। अब बात करते हैं इसमें CH4 फॉर्म्ड। CH4 फॉर्म्ड का मतलब ये हो गया इसमें अपन मीथेन बना सकते हैं। भाई साहब अगर आपका नेट का पेपर आता है ऐसा ही, उसमें अगर बोल दे कि आपको एक ऐसी नेम रिएक्शन बतानी है जिसमें आप मीथेन बना सकते हो, जब आप ऐसे बैठे बैठे सोचोगे भाई साहब हाँ ऐसा कौन सी रिएक्शन, लेकिन आप टेंशन मत लो, 2 रिएक्शन ऐसी है जिसमें मीथेन बनेगा और बाकी सब में मीथेन नहीं बनेगा, ठीक है। अब आपको ये याद रखना सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन होता है ना, उसमें अपन मीथेन बना सकते हैं, वो कैसे बनाएंगे वो अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब मीथेन बनाने के लिए अपन, मैंने कहा था ये जो आर होता है ना कुछ भी हो सकता है, 1 कार्बन का भी हो सकता है, 50 कार्बन का भी हो सकता है, 100 कार्बन का भी हो सकता है। इस केस में अपन लेके चल रहे हैं जो आर है ना, आर होता है वो 1 कार्बन का ले लिया और आगे वो का वही फंक्शनल ग्रुप आ गया, फंक्शनल ग्रुप के बाद में पीछे Na आ गया, Na का मतलब हो गया सोडियम, ठीक है, सोडियम, ठीक है, ये सोडियम ले लिया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अपने आर की चेन होगी, इसके साथ ये हो गया रिएजेंट्स, ठीक है, रिएजेंट्स रिएजेंट्स, ठीक है। इनको हीट करेंगे, हीट करने में क्या होगा भाई साहब, ये तो यहां से निकल के भाग जाएगा, ठीक है। जैसे ये यहां से निकला, अब ये 2 कहां से आया भाई साहब, ये आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये यहां से निकल के भागेगा तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो NaOH के साथ में H है ना, इसको तो आप उठा के सीधा का सीधा इसके साथ CH3 के साथ पटक दो। जैसे आप CH3 के साथ पटकोगे, पटक के आपको ये मिलेगा भाई साहब CH4, ये तो मीथेन मिल गया जिसकी अपन बात कर रहे थे, मीथेन कैन बी फॉर्म्ड, ये तो मीथेन मिल गया, एन है भाई साहब पीछे, ठीक है, मीथेन नहीं है। अब क्या बचा पीछे, इसमें तो बच गया O और Na।
अब इस O और Na को तो साइड में ले लो, और इसमें क्या बच गया, इसमें अपने पास बच गया C डबल बॉन्ड O और Na, ठीक है। अब इस Na पे माइनस बच गया, इस पे क्या बच गया भाई साहब, R पूरा निकल गया, जो भी है इन दोनों को अपन कंफर्म करके इस पे तो माइनस बचेगा, H निकल गया था उसमें से, इन दोनों को कंबाइन करके जो अपने पास निकल जाएगा, Na एक यहाँ से आ गया, एक Na यहाँ से आ गया, 2 Na CO3, अब C तो यहाँ से आ गया, O3 यहाँ से आ गया, 1 2 और 3, ये CO3 Na2CO3, ये अपने पास निकल के आ गया, ठीक है। ठीक है, अब ये तो सारी की सारी बातें हो गई अपनी सोडा लैम डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अपन ये भी थोड़ा याद रख लेना, ये है उसका इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक का थोड़ा पोर्शन आ गया जिसमें अपन बात करते थे उसमें एस ब्लॉक में है, लेकिन अभी मैक्सिमम पार्ट एस ब्लॉक का हट गया, लेकिन कुछ कुछ बातें अपन को जो कॉमन नेम्स होते हैं वो अपन को याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कॉमन नेम लाइम स्टोन वगैरह आ गया, लाइम वाटर आ गया, क्विक लाइम आ गया, ये थोड़ा बहुत याद होनी चाहिए। अब अपनी पूरी सारी बातें होगी सोडा लैम डी कार्बोक्सिलेशन, इसके बाद में अपन बात करते हैं कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस की। अब आपको जैसे पता चल रहा है कि भाई साहब हेडिंग से पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिक की बातें कुछ आएगी, इलेक्ट्रोड होंगे कुछ, उसपे एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, एनोड पे कुछ बनेगा, कैथोड पे कुछ बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ये इतना तो अपन को एक इलेक्ट्रोलाइसिस नाम आते समझ में आ गया। अब अपन को आगे क्या करना है भाई साहब, आपने ये लिख लिया तो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है, एक बार समझाना यहाँ पे कुछ, ठीक है, वो जो समझा मिटा रहा हूँ इसको। अब सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस की बातें आ गई तो अपन एक बीकर बना लेते हैं, क्या बनाएंगे, बीकर। बीकर बोले तो ये कांच की एक ग्लास हो गई, इसके अंदर एक सॉल्यूशन भर दो, कुछ भी टक 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 टक, इसमें एक रोड डिप कर दो इस तरफ, और एक रोड डिप कर दो इस तरफ, डिप मतलब अरे पानी के अंदर डुबो दी, फिर यहाँ पे कुछ तार लगा दो, और फिर यहाँ पे कुछ तार लगा दो, ठीक है। बाकी आगे आगे प्रोसेस करेंगे। इसको अपन एनोड बोल देते हैं, और इसको अपन कैथोड बोल देते हैं, ठीक है। ये तो पूरा सेटअप तैयार हो गया। अब अपन क्या करेंगे, पहले इसकी रिएक्शन समझेंगे, फिर एनोड और कैथोड की जैसी बात आएंगी वहां पे अपन बात कर लेंगे। ये एक बीकर हो गया, पूरा सेटअप हो गया, कैसे कैसे वो अपन मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे मैंने भाई साहब वो का वही ले लिया, क्या, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वही है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस टाइम अपन ने क्या किया, 2 मोल ले लिया भाई साहब, 2 मोल ले लिया, 2 मोल ले लिया, तो 2 मोल सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, तो उसके साथ 2 मोल वाटर भी ले लिया। अब इसका भाई साहब अपन ने एक सॉल्यूशन मतलब बीकर लिया, बीकर के अंदर 2 मोल वाटर डाल दिया, 2 मोल अपन ने क्या डाल दिया भाई साहब, ये अपन ने डाल दिया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका करवाते भाई साहब इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब आर से मतलब इलेक्ट्रिक देके इलेक्ट्रिक आर से जो भी करवाए इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया इसका, एनोड पे अपन को क्या मिलेगा और कैथोड पे अपन को क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एनोड पे अपन को जो मिलेगा वो तो मिलेगा भाई साहब एल्केन, एल्केन बोले तो यहाँ से आर था ना भाई साहब, आर मतलब 2 मॉलिक्यूल लिए थे, पहले मॉलिक्यूल का एक आर उठा लो, मतलब पूरी कार्बन की चेन उठा लो, दूसरा जो मॉलिक्यूल था सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी पूरी आर की कार्बन की चेन उठा लो, उन दोनों को उठा के कार्बन कार्बन को मतलब मिक्स कर दो। ये कैसे कैसे उठेगा भाई साहब, अपन मैं थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, वैसे तो ये पूरी चैप्टर के साथ पढ़ता है अपन। जैसे ये पूरा आर है, आर के साथ यहाँ पे डॉट बनाते, डॉट का मतलब होता है फ्री रेडिकल। ये तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उस पहले मॉलिक्यूल का ये एक आर निकल गया फ्री रेडिकल। अब जैसे जैसे आपको पता है ये पीछे से निकल के भाग जाएगा, और फिर एक और मॉलिक्यूल है उसका भी आर फ्री के रेडिकल बचेगा, ठीक है, फ्री रेडिकल बच गया। अब इन दोनों के दिख रहा है भाई साहब, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप तो भाग गया पीछे का, लेकिन अब इन दोनों को दिख रहा है भाई साहब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो भाई साहब डॉट होता है, डॉट का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको ये दिख रहा है भाई साहब मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मैं भी अधूरा और ये भी अधूरी है, हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को देखा और पास आए, दूरियां फिर भी कम ना हुई, वही वाला सिस्टम है। ये दोनों पास तो आ गए, लेकिन अभी दूरियां कम नहीं हुई। दूरियां कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, दोनों को बॉन्ड बनाना पड़ेगा। बॉन्ड इतना मजबूत होना चाहिए भाई साहब, कोई भी तोड़े तो टूटना नहीं चाहिए। टूटना कैसे नहीं चाहिए भाई साहब, कोई भी आके अगर दूसरा रिएजेंट उनके ऊपर अटैक करता है तो उसको अपनी वो कहते हैं ना सख्त लोंडा, सख्त दिखानी है भाई साहब। यहाँ पे पूरा बॉन्ड बनाने के बाद इनको अपनी स्टेबिलिटी गेन करनी है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों पास में आएंगे, पास आए, आगे भाई पास आगे, चलो इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, यह तो इनका तो काम पूरा हो गया, ये एल्केन बन गई पूरी, ठीक है। ये दोनों का आर आर आके एल्केन बन गई।
यहाँ पे किस माध्यम से हुआ भाई साहब? फ्री रेडिकल के माध्यम से ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ वो हुआ। किसके माध्यम से हुआ? फ्री रेडिकल के माध्यम से। ये थोड़ा सा याद रखना आपको, फ्री रेडिकल के माध्यम से आपका ये जो भी सिस्टम हो रहा है वो फ्री रेडिकल के माध्यम से हो रहा है। चलो ठीक है, अब ये तो बन गई एल्केन की चेन। फिर बाद में बचा 2CO2। अब 2CO2 क्या है भाई साहब? 2CO2 का मतलब कहां से निकला 2CO2, वो अपन बात करते हैं। अब आपको पता है कि पहले दो मॉलिक्यूल लिए थे अपन ने, पहले मॉलिक्यूल से यहां से निकलेंगे CO2 और Na। अब Na को तो इन्होंने कहा तू निकल, तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करता हूँ। ये Na बेचारा मुंह लेके लटकाता लटकाता चला जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो अपन बाद में बात कर लेंगे। लेकिन इसमें से जो CO2 बचा ना, CO2, ये तो एक मॉलिक्यूल से बचेगा। लेकिन अपन ने कितने मॉलिक्यूल लिए थे? 2 मॉलिक्यूल लिए थे, तो अपने पास 2 CO2 बच गए। ये पूरा सिस्टम हो गया, यहां तक माजरा समझ में आ गया। अब भाई साहब आगे आया था अपने पास 2NaOH। ये 2NaOH कहां से आ गया? Na तो यहां से बच गया, एक मॉलिक्यूल से एक Na, 2 मॉलिक्यूल से 2 Na, ठीक है, 2 Na आ गया यहां से। अब 2 OH लेना है, 2 Na तो यहां से आ गया, 2 OH लेना है, तो यहाँ पे H2 आपको पता है अपन H2 कैसे लिखते हैं? HOH। अब यहां से मान लो इसको तोड़ दिया, यहां से OH आ गया, वहां से Na आ ही रहा था, Na तो यहाँ पे प्लस होता है, आपको पता है मेटल होता है, मेटल के ऊपर जो हमेशा जो भाई साहब प्लस का चार्ज आता है, मेटल के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की तो मतलब क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। प्लस आ गया, और यहाँ पे OH के पास माइनस है, माइनस OH में माइनस है, तो ये OH क्या करेगा? अपना एक मेटल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है मेटल को दे देगा। मेटल को जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। ये बॉन्ड बना लेंगे तो NaOH फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो एक मॉलिक्यूल की कहानी है। अपन ने 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन इसके वाटर के ले रखे और 2 मॉलिक्यूल अपन ने किसके ले रखे? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपने पास जो निकल के आएगा 2 मोल ऑफ NaOH निकल के आ गया, ठीक है। अब उसके बाद बच्चा H2। ये H2 कहां से आया? H2 आपको पता है जैसे जैसे यहां से OH निकल गया, पीछे क्या बचा? H। ये तो एक मॉलिक्यूल से बचा, लेकिन अपने पास 2 मॉलिक्यूल से 2 H बच गया, तो H2 हो गया। अब आपको ध्यान क्या रखना? मेन बात ये ध्यान रखनी है, मेन बात ध्यान क्या रखनी है? ये ध्यान रखनी है कि भाई साहब एनोड पे क्या बनेगा और कैथोड पे क्या बनेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले स्पेसिफाई किया था भाई साहब, ये तो हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। अब एनोड पे क्या बनेगा? सोडियम मतलब इसमें कोल्व इलेक्ट्रोलाइसिस पे, और कैथोड पे क्या बनेगा? अब आपको ध्यान ये रखना है भाई साहब, ये जो है ना भाई साहब कोल्व इलेक्ट्रोलाइसिस, उस पे एनोड पे बनता है एल्केन, एल्केन प्लस CO2। ये तो बनते हैं किस पे? एनोड पर। और उसके बाद में कैथोड पे क्या बनता है? सोल्ट प्लस H2। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? एनोड, एनोड पे आप जैसे याद रखो, एनोड A आ रहा है, एनोड में A आ रहा है, तो इसके पास पास वाला याद रख लो, एनोड से एल्केन प्लस CO2। एल्केन आते आपको ये तो पता चल जाएगा भाई साहब एल्केन आई तो पीछे कुछ ना कुछ छोड़ के आई है, कुछ ना कुछ छोड़ के, वो क्या? CO2 छोड़ के आ गए, ध्यान रखो CO2 छोड़ के आ गई है। तो एल्केन और CO2 को साथ में रखना है। अब पीछे बच्चे कैथोड। अब कैथोड पे क्या होगा? अब आपको पता, जैसे आप एल्केन के बारे में पूरा क्लेरिफाई हो जाओगे तो आपको पता चल जाएगा पीछे क्या बचा? सोल्ट, सोल्ट प्लस H2। सोल्ट प्लस H2 कहां पे बनेगा? कैथोड पे बनेगा। सोल्ट प्लस H2, सोल्ट और H2 दोनों कहां पे बन जाएंगे? कैथोड पे। ये तो बातें हो गई किसकी? इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगा, एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा। अब अपन बात करते हैं भाई साहब CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। जैसा कि अपन ने सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में क्या देखा था भाई साहब की CH फॉर्म्ड, मतलब CH4 फॉर्म्ड का मतलब मीथेन अपन उससे बना सकते हैं सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन से। लेकिन 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 कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू अपन मीथेन नहीं बना सकते। कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस के मेथड से अपन मीथेन क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल मिलके दूरियां कम करते हैं और अपना बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ही उन दोनों का बॉन्ड बन जाएगा वो अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे और उसमें कभी भी एक मॉलिक्यूल से एक कार्बन नहीं आता, और एक कार्बन जब तक नहीं आएगा तब तक अपने पास मीथेन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ठीक है, अपन को ये याद रखना है कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में अपन क्या नहीं कर सकते? मीथेन नहीं बना सकते। ये बात हो गई। अब ये फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, ये मैंने अपन को बताया दिया था, ये फ्री रेडिकल दोनों पास आए, बॉन्ड बनाए, क्या क्या सिस्टम हुआ वो अपन ने बता दिया। अब लिखा है इसमें जस्ट आगे वाली लाइन पॉइंट लिखा, pH ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7। अब ये क्या माजरा भाई साहब, ये समझो। अब जैसे पूरा सेटअप अपन ने तैयार कर लिया किसका? इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस में एक इलेक्ट्रोड हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया, एक कैथोड बना लिया, एक एनोड बना लिया, उस पे एनोड पे अपन को पता है एल्केन प्लस एल्केन CO2 छोड़ के आ गई थी, और जो कैथोड है कैथोड पे सोल्ट प्लस H2 बन गया था। अब ये जो पूरा का पूरा माजरा, पूरा का पूरा सेटअप है, पूरा का पूरा सेटअप तैयार होने के बाद जो इसकी pH निकल गई वो आई थी भाई साहब ग्रेटर देन 7। अब ये ग्रेटर देन 7 का मतलब क्या होता है ये आप एक बार समझ लो। ये भाई साहब जो सेटअप है ये एक बार मिटा रहा हूं मैं,
ठीक है। रासायनिक ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई साहब आगे। बात आगे कैसे करेंगे? अब इसमें बातें आ रही थी यहाँ पे पीएच। पीएच क्या होता है भाई साहब? ये अब एक पीएच स्केल होती है, आपको बताओ तो। पीएच स्केल होती है 14 की। पीएच स्केल होती है 14 की। यहाँ पे 14 मेंशन होता है, यहाँ पे 1 मेंशन होता है, बीच में जो होता है 7 होता है। 7 पे तो होता है न्यूट्रल। 7 से अगर कोई नीचे होती है ना पीएच स्केल में, अगर मेंशन अगर 7 से नीचे रीडिंग आ रही है तो वो एसिडिक होगा। कुछ कोई भी मीडियम हो, उसमें अगर 7 से नीचे रीडिंग आ रही है तो वो तो एसिडिक होगा। 7 से अगर ऊपर आती है तो वह बेसिक मीडियम होगा। ये रीडिंग्स क्या से आती है भाई साहब? एक पीएच पेपर होता है। पीएच पेपर में अलग अलग कलर के अलग अलग कोड बनाए होते हैं। जैसे आप कोई भी सॉल्यूशन के अंदर उसको डिप करोगे तो जो कलर होता है ना, जहां तक वो मतलब सॉल्यूशन रीच करता है, मतलब जितना वो ज्यादा ऊपर पहुंचता है उतना ही उस सॉल्यूशन की पीएच होती है। अब आपको ये ध्यान रखना है भाई साहब, ये रेक्सपेक्ट में किसके रेक्सपेक्ट में बात करते हैं? पीएच के रेक्सपेक्ट में बात करते हैं। जैसे ये बातें अपन पीओएच के रेक्सपेक्ट में करेंगे, सारे का सारा माजरा पलट जाएगा। जो सीधा था वो पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा। ये अपन बातें करेंगे आगे, ठीक है। आगे इन वो जो फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत इसके बारे में, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो अपन बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। ये तो पीएच और पीओएच के बारे में थोड़े बहुत मैंने बता दिया था। अब इसमें क्या लिखा? पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 का मतलब बेसिक मीडियम मिल जाएगा। बस बात इतनी ध्यान रखना अपना। अब मैंने कहा भाई साहब कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लिया। अब कोलबे से थोड़ी मिलती जुलती एक रिएक्शन है, उसका नाम है कोलबे सीमेंट। मैंने कहा वो साथ में बढ़ा देते हैं, चलो ठीक है। ताकि क्या होता है भाई साहब, जब एक ही नाम के अपन 2 रिएक्शन साथ में पढ़ते हैं तो अपन को क्लियर डिफरेंशिएशन पता लग जाता है। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या नहीं हो रहा है, वो अपन को साथ में दिख जाता है। तो अपन बात करते हैं कोलबे सीमेंट की। अब ये कोलबे सीमेंट क्या है? सीमेंट की एक दायरा होता है, सीमा। सीमा होती है तो वो अपनी सीमा में रहना पसंद करेगा। अब तो अपन सबसे पहले बात करेंगे, ये जो अपन को सामने दिख रहा है ना बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH, इसको अपन बोलते हैं फिनोल। PHENOL, फिनोल। इसको अपन फिनोल बोलते हैं। अब फिनोल का जैसे ही अपन NaOH उसके ऊपर रिएजेंट डालेंगे, ये वैसे तो ये स्टेप बाय स्टेप होती है। कैसे होती है ये अपन को थोड़ा बहुत मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे मान लो कि ये फिनोल है, ये फिनोल है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, ये फिनोल है। फिनोल के ऊपर जैसे ही आपने NaOH डाला, NaOH डालते ही क्या होगा भाई साहब? आपके पास निकल जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये तो इसका इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। अब जैसे ही आप इस पे क्या डालोगे, CO2 प्लस, CO2 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, का मतलब होता है भाई साहब एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। जैसे यहाँ पे अगर OH माइनस आ जाता है ना, OH माइनस, H प्लस का मतलब होता है एसिडिक मीडियम और OH माइनस का मतलब होता है बेसिक मीडियम। ये आपको याद रखना, कोई भी नहीं बताता भाई साहब, कहीं पे भी आप चले जाओ कि मास्टर सीधा लिख देगा H प्लस का मतलब क्या होता है वो नहीं समझाता, लेकिन यहाँ पे आप समझ लो H प्लस का मतलब होता है एसिडिक मीडियम। अब जैसे ही आप CO2 डालोगे, वो भी एसिडिक मीडियम है, तो आपके पास जो बन के आ जाएगा भाई साहब, ये आपके पास बन के आ जाएगा। क्या बन के आ जाएगा? आपके पास बन के आएगा फिनोल। तो पहले था ही, फिनोल के साथ साथ यहाँ पर लग जाएगा COOH लग जाएगा। अब ये COOH लग गया। COOH को आपको पता है क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। OH को आपको पता है क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। अब भाई साहब जो पूरा का पूरा सेटअप अपन को सामने दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं सेली साइक्लिक एसिड। ये थैली नहीं है बिना कस्से वाली, ये सेली है। सेली वो जो मतलब है हिंदी में आती थी ना, सेलियां कहते थे, मतलब सेलियां होती थी कुछ, वो ज्यादा मेरे को उसमें डिटेल पता नहीं है, लेकिन वो आप थोड़ा याद रखो। क्या है? सेली साइक्लिक, सेली थैली, थैली को साइकिल पे डालो, सेली साइक्लिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? एसिड तो यहां से आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड से पीछे लग गया एसिड, सेली साइक्लिक एसिड, ठीक है। अब आपको याद रखना सेली साइक्लिक एसिड इसको, इसका नाम है, ठीक है। अब अपन ने नीचे मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पे भाई साहब, और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ये थोड़ा समझा दो। चलो समझा देते हैं क्या। अब आपको पता है कि जैसे ये बेंजीन होता है ना, बेंजीन में अगर मान लो कोई मेन फंक्शनल ग्रुप लगाओ, मेन फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़ा जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में अपन बातें करते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में बेंजीन के रिंग पे अगर कहीं कोई से भी कार्बन पे अगर सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप लग गया तो उसके रेस्पेक्ट में फिर बातें होती है। बातें कैसे होती है भाई साहब? ये मान लो इस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया, लेकिन इस टाइम अभी ये कार्बन फ्री है,
ये दो, दूसरा, ये तीसरा नंबर, ये जो मैंने मार्किंग किए ये सारे के सारे कार्बन फ्री है। लेकिन जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब बोले तो फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसमें बेंजीन रिंग के साथ। बेंजीन रिंग पे जैसे मान लो कि बेंजीन रिंग है, मैं बेंजीन रिंग हूँ, मेरे ऊपर मान लो कि एक लगा हुआ है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, ये हेड है, ये मेरे दो मतलब पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, तीसरा कार्बन यहाँ पे हो गया, चौथा कार्बन नीचे फिट में हो गया, पांचवा यहाँ पे हो गया, छठा यहाँ पे हो गया, 6 कार्बन का मैं पूरा बेंजीन हूँ मान लो। अब मेरे ऊपर यहाँ पे तो लगा हुआ है क्या, यहाँ पे लगा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ही आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ दिखा तो यहाँ पे ये दोनों कार्बन है ना, ये फ्री दिख रहे हैं, ये यहाँ वाला दो फ्री दिख रहे हैं और नीचे फिट वाला फ्री दिख रहा है। तो आपको क्या करना है भाई साहब, कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट मतलब हेड पे लगा हुआ मेरे, तो यहाँ वाले दोनों फ्री है। जो मतलब फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद के कार्बन होते हैं ना, पास पड़ोसी, पड़ोसियों को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, पड़ोसियों को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन इसमें क्या, इस केस में क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट वाला जो दोनों कार्बन है ना, इनको बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो, ORTHO, ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। अब जस्ट ये ऑर्थो हो गया, ऑर्थो के बाद में मेरे यहाँ पे भी दो कार्बन है, दो कार्बन यहाँ पे ऑर्थो के बाद में जस्ट नीचे वाला होता है ना, उसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। क्या बोलते हैं, मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन। अब जो नीचे वाला फिट वाला कार्बन है, फिट वाला कार्बन है सबसे दूर, मतलब जहां पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ था मेरे जस्ट मतलब हेड के ऊपर तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ था, इसके जस्ट अपोजिट नीचे के नीचे जो फिट पे है ना भाई साहब, नीचे के नीचे पूरा नीचे फिट पे जो कार्बन होता है ना, उसको अपन बोलते हैं ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन। क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन। ये तो पूरी पोजीशंस के बारे में डिटेल पता चल गई अपन को। जो बेंजीन होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन कौन कौन सी होती है वो अपन ने बात कर ली है। अभी अपन ने लिखा है यहाँ पे ऑर्थो, ओ का मतलब हो गया ऑर्थो, ऑर्थो को अपन लिखते हैं ऑर्थ से, मेटा को अपन लिख सकते हैं एम से, और पैरा को अपन लिखते हैं पी से, ठीक है। अब ओ का मतलब हो गया ऑर्थो पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, मान लो ऑर्थो। अब अपन को सबसे पहले यह ध्यान रखना है, जब भी दो फंक्शनल ग्रुप साथ में आते हैं तो हमेशा प्रायोरिटी उसको दी जाती है जो हाईएस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है। हाईएस्ट का मतलब ज्यादा ये होता है, सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है। इन दोनों केस में इसमें एक तो अपन को ये दिख रहा है अल्कोहल दिख रहा है, और दूसरा दिख रहा है अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अपन दोनों को देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके बाद में अपन जो प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे, इसको देंगे अल्कोहल को, ठीक है। अब बात अपन किस रेस्पेक्ट में बात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो और तो किसकी रेस्पेक्ट में बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में बोलेंगे। तो और तो हो गया ये, मतलब जिस जिस हेड पे लगा उसके जस्ट आगे वाला कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थो। ये हो गया ऑर्थो। ऑर्थो के बाद में बात करें हाइड्रोक्सी। जब किसी भी अगर फंक्शनल ग्रुप को अपन पीछे लिखते हैं तब तो उसका पूरा लिखते हैं, जैसे अल्कोहल के बारे में लिखते हैं तो ओल लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिखते हैं तो ओइक एसिड लगाते हैं। जब ये तो पीछे लिखते हैं अगर मान लो इसको आगे लिखने की कभी नौबत आ गई, प्रीफिक्स और सफिक्स जो वगैरह होता है, जब इसको आगे लिखने की नौबत आ गई तो यही OH है ना, OH को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाइड्रोक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, हाइड्रोक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो OH को अपन ने लिख दिया पूरा हाइड्रोक्सी। अब बेंजीनोइक एसिड क्या होता है भाई साहब, जब पूरा बेंजीन होता है, बेंजीन के ओनली खाली बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर एक किसी भी कार्बन के ऊपर मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो उसको अपन बोलते हैं बेंजीनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजीनोइक एसिड। ये ऑर्थो तो आ गया है, ऑर्थो पोजीशन प्रेजेंट, इसलिए हाइड्रोक्सी OH के लिए आ गया, और बेंजीनोइक एसिड आ गया पूरे बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ इसलिए ये पूरा नाम हो गया भाई साहब। इससे आसान आपको कोई नहीं समझा सकता। अब आगे बात करते हैं, मान लो कि ये सैलिसाइक्लिक एसिड अपन उठा ले, यहाँ पे फिट कर दिया, ये पूरी रिएक्शन अलग है, ये पूरी रिएक्शन अलग है। ये रिएक्शन आती है अपन 11th क्लास में, और वो रिएक्शन आती है 12th क्लास में। 12th क्लास में कहाँ आती है वो भी मैं समझा दूंगा। ये आती है लगभग लास्ट में जो पॉलीमर वगैरह अपन पढ़ते हैं ना, उसमें आती है। एलिटेम जो भी है वो मतलब स्वीट है, शुगर वगैरह जो भी मीठी मीठी बातें चलती है पीछे, उसमें आता है भाई साहब ये एस्पिरिन बनाने का फॉर्मूला। अब अपन को क्या करना है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा लिंक हो रहा था। लिंक कैसे हो रहा था भाई साहब, इसका प्रोडक्ट है ना वो आगे यूज हो रहा है, इसलिए मैंने इसको साथ में लिखवा दिया, ठीक है। अब ये तो आ गया सैलिसाइक्लिक एसिड। सैलिसाइक्लिक एसिड के साथ जैसे आप एसिटिक एनहाइड्रेट मिलाओगे, क्या मिलाओगे, एसिटिक एनहाइड्रेट। एसिटिक एनहाइड्रेट ये अपन को दिखने में तो अभी ऐसे दिख रहा है, जब इसको अपन खोल के लिखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CO C डबल बॉन्ड O CH3, ये ऐसा दिखता है। ये क्या हो गया, एसिटिक एनहाइड्रेट, ठीक है। अब एसिटिक एनहाइड्रेट का सैलिसाइक्लिक एसिड के साथ जैसे आप रिएक्शन करवाओगे, वो भी किसमें, एसिडिक मीडियम में, तो आपके पास जो निकल जाएगा ये तो C डबल OH को सीधा रख दो, OH है ना, OH के साथ में यहाँ से S तो हटा दो, यहाँ से H हटा दो और यहाँ से O हटा दो, ये दोनों हट गए।
ये जो पीछे बचा है ना भाई साहब CO CH3, ये यहाँ पे आके, ये यहाँ का CO CH3 यहाँ पे आके यहाँ पे अटैक कर लेगा। यहाँ पे था, ये इसको हटा देगा, ये खुद अटैच हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अटैच होने के बाद क्या बन जाएगा, OCO CH3 प्लस CH3COOH। ये कहाँ से आ गया, अब प्लस CH3COOH कहाँ से आ गया भाई साहब, वो अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास निकल के आया था भाई साहब, ये H निकल के आया था यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे एक CH3 बचा था, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल से, दो मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल तो यहाँ पे ऐड हो गया था, पीछे यहाँ का CH3 बच गया, C डबल बॉन्ड O बच गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड COO, ये O इसके साथ चला जाएगा क्योंकि इसका खुद का O तो यहाँ पे मौजूद है ही। और फिर ये जो H है ना, H आगे इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये कैसे अटैच होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से टूट के जाएगा, कहाँ से टूट के जाएगा, ये यहाँ से टूट के जाएगा, इतना से टूट के जाएगा, ये पूरा का पूरा प्लस में है और ये पूरा O है माइनस में। ये दोनों दिखेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड बना लेना मान लो, ठीक है। अब पीछे क्या बच गया भैया, O C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ का जो H निकला ना, OH का H निकला ना, वो जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, किसके साथ, इनके साथ। तो ये निकल के अपने पास आ जाएगा CH3COOH, ठीक है, ठीक है भाई साहब। ये तो बात होगी इसकी। अब इस जो निकल के आया ना भाई साहब अपने पास प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का नाम होता है एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड। क्या होता है भाई साहब, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड होता है। क्या होता है, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड होता है। तो अपन को क्या करना भाई साहब, इसका नाम एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड तो इसका कॉमन नेम है, लेकिन भाई साहब इसको अपन कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं एस्प्रिन। क्या बोलते हैं, एस्प्रिन। एस्प्रिन एक तरह की टेबलेट होती है, ठीक है। अब भाई साहब आप एक बार इसका ले लो स्क्रीनशॉट, अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक वेट करता हूँ, वेट करने पड़ेगा। चलो आप स्क्रीनशॉट लो अच्छे से। भाई साहब नोट्स एकदम बढ़िया होने चाहिए, पूरा आपके दिमाग के अंदर उतर जाना चाहिए एक ही बार में। बार बार रिवाइज करने का टाइम मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ वो दिमाग में रिवाइज करना है, आपको लिखने का मौका नहीं मिलेगा। आप एक बार लिख लो। कोई बच्चे क्या करते हैं, पहले रब में लिखते हैं फिर फेर में लिखते हैं, आप सीधा फेर में लिखो। तो चलिए बच्चों इनको रब करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में, लेक्चर लंबा खींचा जा रहा है भाई साहब, इतना लंबा होना नहीं चाहिए था। अपन नेम रिएक्शन को देख के अपन को लगा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बहुत डिटेल में चले जाते हैं तो थोड़ा टाइम लंबा हो जाता है। चलो इसको रब करते हैं यहाँ से। जिस किसी बच्चे ने नहीं लिखा तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। आपको यहाँ पे अभी समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर अभी आप यहाँ पे टाइम पास करोगे तो कुछ नहीं होना भाई साहब, आपको बिना फालतू का टाइम वेस्ट होगा। अब भाई साहब 3 रिएक्शन तो अपनी हो गई, अब बात करते हैं चौथी रिएक्शन की। अब भाई साहब जो चौथी रिएक्शन अपने पास है उसका नाम है वुर्ज रिएक्शन। क्या नाम है भाई साहब, वुर्ज रिएक्शन। अब जैसा कि आपको इस हेडिंग के माध्यम से पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें जैसा आप देख पा रहे हो कि नेम जो रिएक्शन का नाम है वो मैंने थोड़ा सा अजीब लिखा है। जेड है ना भाई साहब, जेड को थोड़ा सा अलग लिखा है। जेड अपन को जो न्यूमेरिकल का 2 होता है ना उसकी तरह दिख रहा है। और ये 2 से क्या लिंक है जो अपन थोड़ी सी आगे बातें कर लेंगे, लेकिन आप याद रहे ये रखना है भाई साहब, जेड होता है ना, जेड को 2 की तरह देखना है हमेशा वुर्ज में। अब आपको क्या याद रखना है, आर एक्स प्लस N2Na प्लस आर एक्स इधर और जोड़ दो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अपने पास जो निकल के आएगा आर इन प्रेजेंस ऑफ NaX, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या माजरा भाई साहब, आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। अब मेन बात तो आपको ये याद होनी चाहिए, वुर्ज रिएक्शन होती है ना, उसका जो रिएजेंट होता है ना वो भाई साहब होता है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये इसका रिएजेंट होता है। अब आपको एक चीज मैं पहले समझा दूं, जैसे कि मान लो कि जो अपन ने पढ़ा था कि अगर मान लो A प्लस B, इसके ऊपर कुछ C दिया और यहाँ पे अगर कुछ D बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो D फॉर्म हो रहा है तो भाई साहब इसमें आगे के पोर्शन को अपन बोलते हैं रिएक्टेंट।
जो बीच का जो मतलब एरो के ऊपर लिखा हुआ था भाई साहब, इसको अपन बोलते हैं रीएजेंट। और जो पीछे अपन के पास जो निकल के आता है उसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट। इस केस में भाई साहब जो रिएजेंट है ना, इसको अपन बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, एल के वाई एल, एल्काइल हैलाइड। ये एल्काइल हैलाइड नाम कहां से है भाई साहब, वो सुन लो आप। आर होता है, वो होता है कार्बन की चेन। ये कार्बन की चेन एक कार्बन की भी हो सकती है, 10 कार्बन की भी हो सकती है, 100 कार्बन की भी हो सकती है। आर से तो आ गया एल्काइल। एक्स का मतलब होता है भाई साहब हेलोजन। हेलोजन में आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आ सकता है। तो भाई साहब हेलोजन से आ गया हेलाइड। अब दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम है, अपन दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम को कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लो इसको मैंने रब कर दिया, दो मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको रब करके ऐसे लिख सकते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम प्लस दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम। अब जब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा भाई साहब, ये है यहां से सोडियम आएगा, इस हेलोजन को लेके भाग जाएगा, ये दूसरा सोडियम आएगा, इस हेलोजन को लेके भाग जाएगा। बेवफाई तुझे ले डूबी, वही वर्ल्ड सिस्टम है। एक सोडियम आया, उसने बेवफाई कर दी, धोखा दे दिया इस एल्काइल हैलाइड को, ये एक साला छोड़ के भाग गया इसको। किसके साथ भाग गया, सोडियम के साथ भाग गया। तो ये दोनों तो बन गए NaX, 2NaX तो अपने पास निकल गया। अब अपने पास क्या बचा भाई साहब, जो पहला कार्बन की चेन थी ना आर की, वो बच गया फ्री रेडिकल के फॉर्म में। जो दूसरी कार्बन की चेन थी वो भी फ्री रेडिकल के फॉर्म में बच गई। अब ये दोनों आपस में अधूरे दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं भाई साहब, आर उसके ऊपर डॉट, डॉट का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा और उसके आर और उसके ऊपर डॉट, ये दोनों अधूरे दिख रहे हैं। तुम्हारी अधूरी कहानी, वो एक गाना है ना, मेरी अधूरी कहानी, ऐसा कुछ करके। इन दोनों की कहानी अधूरी है। ये दोनों कहानी पूरी करने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, अपन पास में आएंगे, पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल रातों को रोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। अब ये कुछ कुछ तो छोड़ो, इसके बीच में बहुत कुछ हो गया। बहुत कुछ क्या हो गया भाई साहब, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बन गया, दोनों के बीच में बॉन्ड बनते ही क्या हो गया भाई साहब, ये दोनों स्टेबल हो गए। ये बॉन्ड किस माध्यम से बना भाई साहब, फ्री रेडिकल के माध्यम से बना। ये भाई साहब मिटा रहा हूँ, रिएजेंट प्रोडक्ट समझा रहा था भाई साहब को। अब भाई साहब रिएजेंट क्या था भाई साहब, इंटरमीडिएट इनके बीच में क्या बना था, ये फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बना था। अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, उसके थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। पहली बात तो ये। अब दूसरा पॉइंट, मेन पॉइंट इसमें लिखना है, CH4 बोले तो मीथेन। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, मीथेन। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। जैसा कि अपन ने पिछली रिएक्शन में पढ़ा था भाई साहब, अपने पास थर्ड नंबर की रिएक्शन थी, उसमें अपन ने पढ़ा था कि भाई साहब कोलबे सीमेंट रिएक्शन थी। कोलबे सीमेंट से ऊपर क्या था भाई साहब, अपने पास था कोलबे रिएक्शन, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में अपन ने पढ़ा था कि भाई साहब CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। सेम वही सिस्टम इसमें, CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, जो ये रिएक्शंस होते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शंस। अब ये अपन कपलिंग रिएक्शंस का नाम इनको कैसे दे दिया। अब यहाँ से एक आर कार्बन की चेन आ गई, यहाँ से कार्बन की चेन आ गई, दोनों अधूरे थे, दोनों ने मिलकर अधूरी कहानी पूरी कर ली। पूरी कहानी पूरी कर ली तो ये दोनों क्या हो गया भाई साहब, ये लड़का इधर से लड़की दोनों पास में आए, दोनों के बीच में बॉन्ड बना। बॉन्ड बनने के बाद में शादी होगी। मान लो शादी नहीं भी हुई, अभी लिव इन में भी रह रहे हैं, तो लिव इन में रह रहे हैं तो भाई साहब इनके बीच में कुछ ना कुछ तो बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड बनने के बाद के पश्चात ऊपर उसको क्या बोलते हैं, कपल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मामला ये हो गया भाई साहब, इसको कपलिंग रिएक्शन बोल दिया। कपल बन गया तो कपलिंग रिएक्शन होगी। अब आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें जो एल्केन बनती है ना, वो सिमेट्रिकल एल्केन बनती है। क्या बनती है, SYMMETRICL, सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म्ड, एल्केन फॉर्म्ड। और ब्रैकेट में लिख लो इवन नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट, इवन नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट। ठीक है, प्लस के साथ में एंटी लिखा हो तो उसका मतलब होता है प्रेजेंट। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये
तो एसिड किसे होते हैं, फ्री रेडिकल से होती है। मीथेन इसमें मिलता नहीं है, कपलिंग रिएक्शन अपन इसको बोलते हैं। ये तो पूरी बात हो गई भाई साहब वुर्ज की। वुर्ज में अपन को याद क्या रखना, टू। और मैंने कहा था टू कैसे होगा, डबल कैसे होगी रिएक्शन, वो अपन बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कार्बन की चेन थी, यहाँ पे भी कार्बन की चेन थी, ये दोनों अपन को क्या करना है भाई साहब, जैसे वुर्ज का नाम आ गया, जितनी भी एक कार्बन की चेन दिख रही है ना, उसमें जितने भी कार्बन है उसके डबल करके लिख दो, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। आप वो ज्यादा सोचना नहीं। जैसे मान लो कि एक रिएक्टेंट दे रखा है, रिएक्टेंट के अंदर कार्बन की चेन के अंदर जितने भी कार्बन होते हैं ना, उस कार्बन के जितने कार्बन, जैसे मान लो 4 है, 4 के डबल कर दो 8, 8 कार्बन की चेन बना दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, वही वुर्ज का आंसर होगा। ठीक है, वुर्ज में तो ये सिस्टम हो गया। अब वुर्ज से मिलती जुलती एक रिएक्शन और है, उस रिएक्शन का नाम है पांचवी रिएक्शन। पांचवी रिएक्शन का नाम है BOUVELT, बेवोल्ट, BLANC ब्लैंक रिडक्शन, बेवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन। अब ये क्या मामला है भाई साहब, इसमें माजरा क्या है, अपन को ये याद रखना। इसमें माजरा ये है कि भाई साहब मैंने इसको इसके साथ इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि इसका जो रिएजेंट है ना वो लगभग सेम है। रिएजेंट सेम कैसे है, अब आपको ध्यान ये रखना है कि बेवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन होता है वो किसके लिए होता है, पहला तो याद रखना एल्डिहाइड, DEHYD, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन या फिर एस्टर, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, ठीक है, इथाइल, इथेन हाइड्रोक्साइड, इथेन हाइड्रोक्साइड, ETOH, ET का मतलब हो गया इथेन, इथेन का मतलब CH3, ठीक है। इथेन, इथेन नंबर CH3 तो नहीं हो सकता क्योंकि बाद में OH और जोड़ेगा, CH3 के बाद में CH2 OH जुड़ जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये हो गया इथाइन, इथेन हाइड्रोक्साइड। अब ये तो इसका रिएजेंट हो गया, जो अपने पास निकल जाएगा वो भाई साहब अपने पास निकल जाएगा अल्कोहल, AlCOHOL, अल्कोहल, अपने पास जो निकल जाएगा अल्कोहल निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अपन को इसको अप्लाई कैसे करना वो ध्यान रखो। अगर मान लो एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर दे रखा, उसके साथ सोडियम, सोडियम के साथ अपन को क्या दे रखा, इथेन हाइड्रोक्साइड दे रखा, तो अपना जो रिएक्शन प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट के थ्रू, वो प्रोडक्ट बनेगा भाई साहब एल्कोहल। एल्कोहल जैसे प्रोडक्ट बना लोगे, आपका जो रिएक्शन का नाम हो जाएगा वो बेवोल्ट ब्लैंक हो जाएगा। अगर मान लो ये का ये रिएक्शन आ जाएगी और उसमें क्या सिस्टम है कि भाई साहब एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के साथ Na के साथ ड्राई ईथर दे रखा, तो वो वुर्ज रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब इसको अप्लाई करके समझते हैं अपन। अप्लाई करके कैसे समझेंगे, अगर मान लो कीटोन ले लेता हूँ भाई साहब, कीटोन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ जो कार्बन की चेन होती है वो अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। कीटोन के साथ मैंने क्या ऐड कर दिया भाई साहब, सोडियम, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल हाइड्रोक्साइड, इथेन हाइड्रोक्साइड। इथेन हाइड्रोक्साइड को जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो अपने पास जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट निकल जाएगा वो ये निकल जाएगा। कैसे निकला वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। कैसे निकला भाई साहब, इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये बीच का जो बॉन्ड है ना इसको तोड़ना है, यहाँ पे H जोड़ देना और यहाँ पे H जोड़ देना, आपका जो प्रोडक्ट वो निकल के आ जाएगा। जब भी एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम विथ इथेन हाइड्रोक्साइड अगर दे रखा हो तो आपको क्या करना है, जो भाई साहब एल्डिहाइड और कीटोन के C डबल बॉन्ड O के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है ना, उसके एक बॉन्ड को तोड़ के दोनों के साथ HH ऐड कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये बेवोल्ट ब्लैंक रिएक्शन आ गई। वुर्ज के साथ में इसलिए लिखवाई क्योंकि इसका जो रिएजेंट है ना वो लगभग सिमिलर, मिलता जुलता दिख रहा है। तो भाई साहब इतना आप एक बार नोट करिए, इसके बाद में अपन मेन पॉइंट्स और जो इनके रिलेटेड है वो बातें करते हैं। 3, 2, 1। बच्चों आपको एक चीज ध्यान रखनी है भाई साहब, मैं कितना भी कुछ भी कर लूं, आपको कुछ भी करके टाइम पास नहीं करना। अगर जिस बच्चे ने ये साथ में लिख लिया हो तो आप बैठे बैठे जितने भी 5 रिएक्शन मैंने पीछे लिखवा दिए वो सारी की सारी साथ के साथ रिवाइज करते जाओ, ताकि आपको बाद में लोड नहीं आएगा। ठीक है, रब कर रहा हूं बच्चों, आगे की रिएक्शन अपन लिखते हैं। ये तो हो गई आपकी 5 नाम रिएक्शंस। अब इसके बाद में 6th नेम रिएक्शंस अपन लिखेंगे। उस नेम रिएक्शन का नाम है भाई साहब अपने पास, उसका नाम है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम है, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब इसमें एक नया नाम निकल जाएगा, फिटिंग। 6th रिएक्शन है, उसका नाम है WURTZ, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम निकल गया भाई साहब, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब ये वुर्ज फिटिंग क्या होता है भाई साहब, फिटिंग तो एक तो होती है लाइट फिटिंग, एक होती है पानी फिटिंग। ये फिटिंग अलग है भाई साहब,
लाइट फिटिंग पानी फिटिंग तो होती है अपने घर में, लेकिन इसका मामला पूरे दूध से है। दूसरा क्या वैसा फिटिंग, जैसे आपको समझ में दिख जाए, फिटिंग नाम आती है आपको दिमाग में एक ही चित्र बनना चाहिए, वो चित्र ये बनना चाहिए, वैसा चित्र ये बनना चाहिए कि एरोमेटिक कार्बन की चेन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। प्लस वुड्स का नाम आ जाए, वुड्स का नाम मारना तो ये अपन क्या करना चाहिए, नॉर्मल कार्बन की चेन उसके साथ एक्स जुड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई साहब, नॉर्मल कार्बन की चेन उसके साथ एक्स का मतलब हेलोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। और फिटिंग का नाम आते क्या करना, एरोमेटिक कार्बन की चेन होनी चाहिए और उसके साथ हेलोजन जुड़ा होना चाहिए। वही इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, सोडियम के साथ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो अपना जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, वो प्रोडक्ट क्या है, निकल के आएगा, एक सोडियम इस एक्स को लेके भाग जाएगा, दूसरा सोडियम इस एक्स को लेके भाग जाएगा। तो अपना जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो आ जाएगा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ में एक ये आर जुड़ जाएगा +2NaX। अब इसको अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो कैसे समझेंगे भाई साहब, इसको अपन ऐसे समझेंगे, क्या समझेंगे, एक कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन को अपन एक कार्बन की ले लेते हैं, CH3 की कार्बन की चेन है, इसके साथ एक्स को अपन ने ले लिया Cl, हेलोजन है, कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है। उसके साथ अपन ने ये मान लो कि एरोमेटिक कार्बन की चेन है, उसके साथ अपन ने Cl ले लिया, ठीक है, ले लिया Cl, थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, क्लोरीन। अब इसके साथ दो मॉलिक्यूल सोडियम के रिएक्ट करवाएंगे, तो अपने पास जो निकल के आएगा भाई साहब, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, तो अपने पास जो निकलेगा वो निकलेगा बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर एक CH3 +2 मोल ऑफ NaX, NaCl, एक्स का हो गया यहाँ पे Cl। अब ये भाई साहब बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा हो तो इसको अपन बोलते हैं टोलिन, TOLUNE, टोलिन। थोड़ी स्पेलिंग आप देख लेना, लेकिन जब बेंजीन के ऊपर अगर CH3 जुड़ा हुआ होता है ना, उसको अपन बोलते हैं टोलिन, ठीक है। यह तो हो गया भाई साहब वुड्स फिटिंग। अब फिटिंग का नाम आते है, आपको क्या याद रखना बच्चों, फिटिंग का नाम आपको आते ही ये याद रखना है कि एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग के ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ है, उसको वुड्स फिटिंग बोलते हैं। अब भाई साहब 6th के बाद में अपन 7th रिएक्शन का बात करेंगे, तो वो उसका नाम है फिटिंग रिएक्शन, ओनली फिटिंग। वो तो पहले तो आई थी वुड्स फिटिंग, अब अगली आगे वो आगे फिटिंग रिएक्शन, ओनली फिटिंग। अब फिटिंग का मतलब हो गया भाई साहब एरोमेटिक की चेन होनी चाहिए, एरोमेटिक कार्बन चेन होनी चाहिए, उसके साथ हेलोजन जुड़ा होना चाहिए। अब ये तो भाई साहब एक हो गई, लेकिन अपने पास फिटिंग रिएक्शन में तो ये बातें पढ़ रहे हैं अपन वुड्स की बातें, तो आपको पता है कि जो रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमेशा जो रिएक्टेंट होता है वो डबल हो जाता है। तो अपन को दो मॉलिक्यूल लेके चलने कम से कम, तो अपन क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ Na ले लेंगे, ये तो इसका रिएजेंट है ही, प्लस एक और मॉलिक्यूल किसका ले लेंगे, बेंजीन रिंग के साथ क्या ले लेंगे, वही हेलोजन, ये बेंजीन रिंग के साथ में हेलोजन, हेलोजन बोले तो यहाँ पे एक्स ले लो, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो वही, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, सपने दिखाए तो दिखाए भाई साहब, इन्होंने बॉन्ड भी बना लिए। अब बॉन्ड बना के ये दोनों अपना स्टेबल प्रोडक्ट बना लिया, फिर इसके साथ दो मॉलिक्यूल ऑफ NaX छूट गया। अब अपन इसका अगर एग्जांपल लेके बात करेंगे, जाहिर सी बात है अपन इस बेंजीन को तो बेंजीन में कन्वर्ट रखेंगे, क्योंकि ये आगे कुछ कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब एक्स को अपन लिख सकते हैं, कब से अपन बातें कर रहे हैं, क्लोरीन की अपन बात कर लेते हैं, आयोडीन की, आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन, फिर एक मॉलिक्यूल ऑफ Na, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ Na, फिर प्लस ये बेंजीन की रिंग आ गई दूसरी वाली, दो मॉलिक्यूल लेना पड़ता है ना अपन को, दो दूसरी मॉलिक्यूल बेंजीन की रिंग आ गई, इसके साथ आई और जोड़ दो। अब ये सोडियम आएगा इस आई को लेके भाग जाएगा, ये सोडियम आएगा इस आई को लेके भाग जाएगा। अब अपना जो प्रोडक्ट होगा ड्राई ईथर के साथ, ड्राई ईथर के साथ, ड्राई ईथर के साथ, ड्राई ईथर के साथ अगला अपना जो प्रोडक्ट निकल के आएगा भाई साहब, वो बन जाएगा दो बेंजीन की रिंग आपस में एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ के प्रोडक्ट बना लेगी, ये बन गया भाई साहब प्रोडक्ट, ठीक है, प्लस दो मॉलिक्यूल ऑफ NaI। ये तो बातें होगी इसकी वुड्स फिटिंग की, फिटिंग की। अब फिटिंग से मिलती जुलती एक रिएक्शन और है, उसको भी अपन साथ में पढ़ लेते हैं। अब उसका नाम है भाई साहब, थोड़ा नाम अजीब है इस रिएक्शन का, इसका नाम है उल्मैन। उल्लू होता है ना, उल्लू रात में जो दिखते हैं, रात में मतलब जगते हैं, दिन में सोते हैं रात में जगते हैं, वही उल्मैन रिएक्शन। उल्मैन रिएक्शन में क्या भाई साहब, माजरा तो पूरा का पूरा सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आ जाता है, थोड़े से चेंज के कारण ये थोड़ी रिएक्शन अलग बन जाती है। क्या होता है भाई साहब इसमें चेंज, क्या आता है वो देखो, रिएजेंट सेम है, इसका रिएजेंट सेम है, वही क्या, एरोमेटिक कार्बन चेन, एरोमेटिक कार्बन चेन, उसके साथ वही एक्स, एक्स बोले तो हेलोजन, प्लस
अब यहाँ पे अपन क्या लेते थे भाई साहब, उसमें रिएजेंट लेते थे सोडियम प्लस ड्राई ईथर लेते थे बाकी तीनों रिएक्शन में। लेकिन इस रिएक्शन में अपन क्या लेंगे भाई साहब, कॉपर लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसमें मेन ये याद रखना है, उलमेन में अपन को कॉपर लेना है, वही प्रेजेंस किसमें, प्रेजेंस में लेना है भाई साहब ड्राई ईथर में। ड्राई ईथर तो वो का वो सेम रह गया, और जो भाई साहब मेटल है ना वो का वो चेंज हुआ खाली, ड्राई ईथर। मेटल पहले अपने पास निकल के आ रहा था वो तो सोडियम, लेकिन अभी जो मेटल निकल के आ रहा है वो कॉपर। अब ये कॉपर आपको पता है कॉपर की जो वैलेंस होती है ना +2 होती है, तो ये +2 क्या करेगा भाई साहब, एक हेलोजन यहाँ से खा जाएगा, दूसरा हेलोजन यहाँ से खा जाएगा, दोनों हेलोजन खा के अपने पास प्रोडक्ट बना लेगा। अब इसमें क्या प्रोडक्ट बनाएगा, वही दो बेंजीन की रिंग के बीच में एक सिंगल बॉन्ड के साथ प्रोडक्ट बना लेगा ये अपना। इसके साथ बन जाएगा CuH2। Cu क्यों, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी होती है 2 तो 2x को ये होल्ड कर लेगा। अगर अपन इसी को एग्जांपल के साथ समझेंगे तो कैसे समझेंगे भाई साहब, इसको एग्जांपल के साथ ऐसे समझेंगे, ये भाई साहब एरोमेटिक चेन होगी, इसके साथ Cl हो गया, फिर हो गया Cu, फिर हो गया ये वापिस एरोमेटिक चेन, फिर इसके बाद हो गया Cl। अपन इसके किस में बात करते हैं, ड्राई ईथर में बात करते हैं, ड्राई ईथर। और जो अपने पास प्रोडक्ट निकल के आएगा भाई साहब, ये आ गया एक बेंजीन रिंग दूसरी के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट प्लस CuCl2, ये तो अपना बन गया भाई साहब प्रोडक्ट। अब भाई साहब अपन को कुछ सिमिलरिटीज दिख रही है, वो अपन एक साथ में अपन डिस्कस कर लेते हैं। कुछ सिमिलरिटीज दिख रही है, वो अपन साथ में कैसे डिस्कस करेंगे, वो अपन ऐसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन ने बात की थी वुर्ज रिएक्शन की, दूसरी अपन ने बात की थी वुर्ज फिटिंग, तीसरी रिएक्शन अपन ने बात की थी वो थी फिटिंग रिएक्शन, और चौथी रिएक्शन की अपन ने बात की थी वो थी उलमैन रिएक्शन। ये सारी की सारी रिएक्शन तो लगभग सेम है, लेकिन इनका जो रिएजेंट इनका लगभग सेम है, लेकिन रिएक्टेंट है ना वो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा था, और प्रोडक्ट भी चेंज देखने को मिलते थे। जो पहले की शुरू की तीनों रिएक्शन है ना भाई साहब, इनका जो रिएक्टेंट है वो भी सेम है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये तो इनका रिएक्टेंट हो गया, मतलब वो रिएजेंट हो गया, ठीक है। अभी जो चौथी रिएक्शन है उलमैन, इसमें क्या होता है, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होता है। ये इसका रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये याद रख लेना। उलमैन में क्या होता है, कॉपर के साथ ड्राई ईथर अपन लेते हैं, लेकिन जो ऊपर की तीनों रिएक्शन उसमें अपन क्या लेते हैं भाई साहब, सोडियम के साथ ड्राई ईथर लेते हैं। जैसे सोडियम के साथ ड्राई ईथर आ जाए तो अपन को सबसे पहले तो सोचना है वुर्ज के बारे में। सोचेंगे तो क्या सोचेंगे अपन भाई साहब, उसमें दोनों की दोनों एरोमेटिक सिंपल कार्बन चेन होनी चाहिए, उसके साथ हेलोजन जुड़ा होना चाहिए। अगर मान लो कि एक भी कार्बन की चेन एरोमेटिक आ गई तो अपन फिटिंग के बारे में बात करेंगे। अगर दोनों की दोनों भाई साहब बातें आ गई एरोमेटिक की तो अपन ओनली फॉर फिटिंग की बातें करेंगे। अगर एक एरोमेटिक और एक नॉर्मल साधारण आ गई तो अपन बात करेंगे वुर्ज फिटिंग की बात करेंगे। उलमैन में तो आपको सीधा पता है रिएजेंट भी चेंज हो जाएगा उसमें, ठीक है। ये पूरी की पूरी साधारण सारणी होगी भाई साहब इसके बारे में, ये पूरा का पूरा ओवरव्यू हो गया उन सारी रिएक्शंस के बारे में। आज के लिए अपन 8 रिएक्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि जो भाई साहब आज के समय वो ज्यादा लंबा खींच रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं साथ में, इस वजह से टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, 1 घंटे से बाहर की क्लास होने को आया ये मेरे हिसाब से। तो आपको क्या करना है भाई साहब, अगर आपने ये सारी की सारी साथ में पढ़ी है, साथ में याद कर ली तो बहुत ही बढ़िया बात है। आप एक बार इनको लिखने के बाद आप आज इनको याद करना सबसे पहली बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। भाई साहब अगर चैनल पे नए हो तो बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, अगर हमारा कोई भी नया वीडियो आएगा तो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ये भाई साहब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से आपको केमिस्ट्री की सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करके अपने दोस्तों के साथ बढ़ावा दीजिए भाई साहब इस चैनल को, और आपको आने वाले दिनों में यही चैनल आपको अच्छे से अच्छे चैप्टर के साथ, अच्छे से अच्छी ट्रिक के साथ प्रोवाइड करवाएंगे, कुछ ना कुछ चैप्टर तो करवाते रहेंगे। तो तब तक के मैं आपसे आगे चाहता हूं भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।